हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने राइटिंग प्रोसेस में उसके कौन कौन से अंग होते हैं, कितने चरण होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि किस किस विधि के द्वारा राइटिंग प्रोसेस जो है हमारी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। आज हम जानेंगे कि प्रारंभिक यंत्र के रूप में प्रारंभिक यंत्र के रूप में रूपरेखा का उपयोग कि किस प्रकार से प्रतिवेदन लिखने में रूपरेखा का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान या शोध प्रतिवेदन या किसी भी शोध कार्य से संबंधित लेखन प्रक्रिया के प्रारंभिक यंत्र के रूप में उपयोग में लाई जाती है। कोई भी शोध कार्य जब हम लिखते हैं या करते हैं तो जब हम उसका प्रतिवेदन लिखते हैं तो उसमें रूपरेखा जो है सबसे पहले प्रयोग किए जाने वाला तरीका है, जिसका प्रयोग हम करके लेखन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। रूपरेखा किसी शोध कार्य के ऐसे बिंदु होते हैं जिन्हें शोध लेखन में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। यानी कि रूपरेखा में जो जो पॉइंट्स होते हैं, जो जो हेडिंग्स होती हैं, उनका किसी शोध कार्य में उनका उपयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। बिना उन बिंदुओं के उपयोग किए हमारा शोध कार्य नहीं लिखा जा सकता है। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर शोधकर्ता बाद में शोध प्रतिवेदन या शोध ग्रंथ लिखता है। यह शोध कार्य लेखन का आयोजन चरण है। यानी ये शोध कार्य का क्या है? लेखन का आयोजन चरण, यानी किस प्रकार से व्यवस्थित करना है। जो जो चरण होते हैं उन्हें एक सही क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? रूपरेखा कहलाता है, जो लेखन के निर्देशक के रूप में कार्य करता है। यानी कि ये लेखक को उसका मार्ग निर्देशित करता है कि किस प्रकार से शोध कार्य को लिखना है। कुछ संस्थाओं में प्रोजेक्ट, लघु शोध प्रबंध या पीएचडी शोध ग्रंथ लेखन के निश्चित फॉर्मेट होते हैं। बहुत सारी जगहों पे जो है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी का जो एक निश्चित फॉर्मेट होता है कि इसी के अनुसार आपको अपना शोध कार्य करना है और शोधकर्ता को उन्हीं बिंदुओं के आधार पर रूपरेखा बनानी होती है। जबकि कुछ संस्थाओं में ऐसी अनिवार्यता नहीं होती है। बहुत सारी संस्थाओं में जो है ऐसी अनिवार्यता नहीं होती कि आप पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट नहीं दिया जाता कि आपको इन्हीं सारे बिंदुओं को सम्मिलित करके अपना शोध कार्य करना है। शोधकर्ता का फॉर्मेट इस प्रकार का है जिस समानता उपयोग में लाया जा सकता है। शोधकर्ता का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके का होता है जो समानता एक जैसे ही होते हैं, जिन्हें सब कोई अपना सकता है। शोधकर्ता इसे सर्वाधिक रूप में प्रारंभिक यंत्र के रूप में प्रयोग कर सकता है। इसमें कई खंड हैं, जैसे अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसे विभाजित किया जाता है। पहला है इसमें प्राथमिक खंड। प्राथमिक खंड से क्या तात्पर्य है कि ऐसा खंड, ऐसा भाग होता है शोध ग्रंथ का जिसमें शोध से संबंधित मुख्य चीजों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें सबसे पहला है शीर्षक पेज। इस पेज पर जिस विषय पर हम शोध कार्य कर रहे होते हैं उसके विषय में, उस टॉपिक के बारे में लिखा जाता है कि हम किस टॉपिक पे अपना शोध कर रहे हैं, किस निर्देशिका के अंदर या किस निर्देशक के अंदर हमारा शोध कार्य हो रहा है, किस
यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा शोध कार्य हो रहा है, किस विषय में हमारा शोध कार्य है, तथा दिनांक वगैरह दी जाती हैं। दूसरा है इसमें आभार प्रदर्शन। आभार प्रदर्शन, आभार प्रदर्शन जो है ये हमारे ऊपर है कि हम किसी को यदि आभार प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हम आभार प्रदर्शन कर सकते हैं। आभार प्रदर्शन उन लोगों को किया जाता है सामान्यतः जिनका हमारे शोध कार्य में सहयोग होता है, जिनके सहयोग के बिना हमारा शोध कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा विषय वस्तु की तालिका। विषय वस्तु की तालिका, विषय वस्तु की तालिका वो होती है जिसमें सारे जो टॉपिक्स होते हैं, जो शोध ग्रंथ के अंतर्गत लिखे जाते हैं, जो मेन टॉपिक्स होते हैं, उन्हें हम एक सूचीबद्ध एक क्रम में लिखते हैं, उसे हम कहते हैं विषय वस्तु तालिका। फिर नेक्स्ट है तालिका की सूची। तालिका की सूची से तात्पर्य है कि जो हम टेबल्स बनाते हैं, जो हम तालिका बनाते हैं, टेबल बनाते हैं आंकड़ों का, उनको किस प्रकार से हम सूचीबद्ध करते हैं, क्योंकि उनका जो क्रम होता है वो अलग होता है। जैसे शीर्षक, पेज, आभार प्रदर्शन, इनका जो नंबरिंग होते है, पेज नंबरिंग होती है, वो अलग होता है। और तालिका की सूची जो है वो अलग होती है। जितने टेबल्स होते हैं उनको एक क्रम में रखकर उनकी नंबरिंग की जाती है, तो उनकी अलग से सूची बनानी होती है। नेक्स्ट इसमें आता है, ये हमारा पहला खंड है। दूसरा खंड हमारा हुआ शोध लेखन का मुख्य भाग। पहला था हमारा प्राथमिक खंड, दूसरा है हमारा शोध लेखन का मुख्य खंड, मुख्य अंग, अंग या भाग। इसमें सबसे पहले होता है परिचय। परिचय से तात्पर्य है कि जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर हमारा शोध कार्य है, उसके विषय में हमें पहले कुछ जानकारी देनी होती है कि वो टॉपिक क्या है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसकी जानकारी देना ही परिचय कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा समस्या का कथन या विशिष्ट प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाना है। समस्या का कथन या विशिष्ट प्रश्न या विशिष्ट प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाना है। दिया जाना है। प्रत्येक शोध जो होता है वो किसी न किसी समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। तो इस टॉपिक में हमें यह बताना होता है कि हम किस समस्या को लेकर के शोध कार्य कर रहे हैं तथा उसका क्या रिजल्ट आया, क्या उत्तर आया। नेक्स्ट है समस्या का महत्व। समस्या का महत्व। अगर हम कोई शोध कार्य कर रहे हैं, किसी विषय पर शोध कर, तो वास्तव में उस विषय का, उस समस्या का, जिस समस्या के हल खोजने के लिए हम शोध कार्य कर रहे हैं, उस समस्या का क्या महत्व है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम समस्या को लेकर चल रहे हैं वास्तव में उसका कोई महत्व ही नहीं है और हम बिना वजह अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। तो हमें इसमें बताना होता है कि समस्या का क्या महत्व है, उस समस्या का समुदाय के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है अध्ययन का क्षेत्र।
अध्ययन का क्षेत्र। इससे तात्पर्य है कि जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं वो किस क्षेत्र विशेष में कर रहे हैं, उस क्षेत्र विषय के बारे में जो संपूर्ण जानकारी देनी होती है वो हमें अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत देनी होती है। नेक्स्ट है हमारा मान्यताएं एवं सीमाएं। मान्यताएं एवं सीमाएं। मान्यताएं एवं सीमाएं से तात्पर्य है कि जो शोध कार्य हम कर रहे हैं उसको हम किस सीमा तक ले जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम जितना चाहें उतनी चीज़ों को हम एकत्र कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। प्रत्येक अध्ययन जो है अगर हम बहुत ज़्यादा फैला देते हैं तो उसका सही निष्कर्ष निकालना मुश्किल हो जाता है। तो प्रत्येक जो भी शोध होता है वो एक निश्चित क्षेत्र, निश्चित सीमाएं होती हैं उसकी, कि हमें इसी चीज़ों का अध्ययन करना है। तो उसकी जानकारी हमें मान्यताएं एवं सीमाओं के अंतर्गत देनी होती है। फिर है महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा। महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा। जब हम अपना शोध कार्य लिख रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको एक साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता, पढ़कर आसानी से नहीं समझ सकता। तो उन लोगों के लिए इसे और सरल बनाने के लिए हमें उन महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा भी शोध ग्रंथ में देनी चाहिए। दूसरा खंड हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा पहला शोध ग्रंथ का लेखन जो है ये दूसरा खंड है। इसमें पहला हो गया परिचय और दूसरा हो गया संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन। या पूर्व शोध कार्यों का विश्लेषण। शोध कार्यों का विश्लेषण। इसके अंतर्गत हमारे विषय से संबंधित जो पहले शोध कार्य हो चुके हैं उनका अध्ययन किया जाता है, ताकि हमारा जो शोध कार्य है इसको और अच्छा बनाया जा सके। जो पिछले शोध कार्यों में जो निष्कर्ष निकल गया उसके आगे हम अध्ययन कर सकें। फिर नेक्स्ट है हमारा तीसरा हो गया, इसमें दूसरे खंड का तीसरा है अध्ययन का डिजाइन। अध्ययन का डिजाइन। अध्ययन के डिजाइन में है कि किस प्रकार की विधियों का हम, इसमें सबसे पहला आता है उपयोग में लाई गई प्रविधि। उपयोग में लाई गई प्रविधि। इसमें कहने का तात्पर्य है कि जो भी हम विधि का प्रयोग डाटा कलेक्शन के लिए करते हैं उसका विवरण हमें इस टॉपिक के अंतर्गत देना होता है। जैसे साक्षात्कार विधि का प्रयोग कर रहे हैं, प्रश्नावली का प्रयोग कर रहे हैं या अनुसूची का प्रयोग कर रहे हैं, किसके माध्यम से हम अपने डाटा को एकत्र कर रहे हैं उसके विषय में इसमें लिखा जाता है। फिर है आंकड़ों का स्रोत। इसमें आंकड़े हम कहाँ से, जो भी हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं वो किससे प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों से प्राप्त कर रहे हैं, माता पिता से प्राप्त कर रहे हैं, किसी संस्था से प्राप्त कर रहे हैं। कहाँ से हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, कहाँ से एकत्र कर रहे हैं, उसे हम डाटा का आंकड़ों का स्रोत में उसके विषय में बताते हैं। नेक्स्ट है इसमें
आंकड़े एकत्र करने की विधि। आंकड़े हम किसके माध्यम से एकत्र कर रहे हैं उसके विषय में इसे लिखना होता है। फिर नेक्स्ट है आंकड़े एकत्र करने हेतु उपयोग में लाए गए यंत्र का विवरण। आंकड़े एकत्र करने हेतु उपयोग में लाए गए यंत्र का विवरण। कहने का क्या तात्पर्य है कि इसमें जो जैसे अगर हम प्रश्नावली के द्वारा आंकड़े एकत्र कर रहे हैं तो प्रश्नावली के विषय में बताना कि वास्तव में प्रश्नावली क्या है, किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। यदि साक्षात्कार विधि का प्रयोग कर रहे हैं आंकड़े एकत्र करने के लिए तो साक्षात्कार विधि क्या है, उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। इस तरीके से जो भी विधि का प्रयोग हम करते हैं उसके विषय में हमें जानकारी देनी होती है। फिर नेक्स्ट है तीसरा अध्ययन की डिजाइन हो गया। चौथा हो गया हमारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण। प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण। जो भी हम आंकड़े एकत्र करते हैं उन्हें किसके माध्यम से, किस तरीके से हम अपने शोध कार्य में प्रस्तुत कर रहे हैं और उनका विश्लेषण कैसे कर रहे हैं, इसके विषय में हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण में बताते हैं कि रेखा चित्र के माध्यम से, पाई चार्ट के माध्यम से या बार के माध्यम से, किसके माध्यम से हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। नेक्स्ट है जैसे पाठ्य या तालिकाएं, टेबल के माध्यम से, रेखा चित्र किसके माध्यम से हम कर रहे हैं तो उसके विषय में हमें जानकारी देनी होती है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा हो गया संक्षेपिका एवं निष्कर्ष। संक्षेपिका एवं निष्कर्ष। संक्षेपिका का अर्थ होता है कि जो संपूर्ण हमारा शोध है उसके विषय में शॉर्ट में लिखना, कम में लिखना, जिसे हम सिनॉप्सिस भी कहते हैं। सॉरी, सिनॉप्सिस नहीं, जिसे हम संक्षेपिका कहते हैं, या निष्कर्ष। जो भी हमारा रिजल्ट प्राप्त हुआ उसके विषय में लिखना। जो भी हम शोध कार्य कर रहे हैं उसके विश्लेषण, आंकड़े एकत्र करने के बाद जो भी विश्लेषण करने के पश्चात जो भी निष्कर्ष निकलता है उसे हमें यहाँ लिखना होता है। इसमें समस्या का पूर्वकथन, समस्या का पुनः कथन, यानी कि जब हम शोध कार्य प्रारंभ कर रहे होते तो उस समय जो समस्या होती है उसके विषय में लिखना। उपयोग में लाए गए प्रविधि का विवरण, जो भी विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं उसके विषय में लिखना। में लाई गई प्रविधि का विवरण। और नेक्स्ट सिद्धांतों की खोज एवं निष्कर्ष। खोज एवं निष्कर्ष, यानी जब हम शोध कार्य लिख रहे हैं तो संक्षेपिका में हमें सबसे पहले लिखना होता है कि जो हमने स्टार्टिंग में जो समस्या ली उसके विषय में,
फिर संपूर्ण शोध कार्य में जिस विधि का प्रयोग किया हमने आंकड़े एकत्र करने में, उसके विषय में लिखना होता है। और शोध कार्य समाप्त होने के बाद जिन सिद्धांतों की खोज हमारे शोध कार्य द्वारा हुई है, उनके विषय में लिखना और निष्कर्ष लिखा जाता है। नेक्स्ट है इसमें आगे के शोध हेतु सुझाव। आगे के शोध हेतु सुझाव। इसमें हम लोग जो आगे जो भी हमारे विषय से संबंधित जो भी शोध होने हैं, उनमें सुझाव, उनके लिए कुछ सुझाव दिए जाते हैं। यह सुझाव जो हमारे द्वारा किया गया शोध है उसके आधार पर दिया जाता है। नेक्स्ट है संदर्भ ग्रंथ, और तीसरा हो गया हमारा खंड। तीसरा खंड है संदर्भ खंड। संदर्भ खंड, इसके अंतर्गत संदर्भ ग्रंथ सूची, संदर्भ ग्रंथ सूची यानी जो भी हमने पाठ्य में जो भी मैटर लिखा वो कहाँ से प्राप्त किया उसके विषय में लिखना। और नेक्स्ट है परिशिष्ट, जैसे प्रश्नावली का खाली प्रश्नावली लगाना, सारी तालिका और इन सब का विवरण देना, वो परिशिष्ट। तो यह सारे जो हैं, यह इन सारे बिंदुओं को, चाहे वो प्राथमिक खंड हो, चाहे शोध लेखन का मुख्य अंग हो, या फिर अध्ययन का डिज़ाइन हो, संदर्भ खंड हो, और उनके अंतर्गत जो उपशीर्षक हैं, जो उप टॉपिक्स हैं, उनको सब टॉपिक्स हैं, उन सारे बिंदुओं को सम्मिलित करके जो हमारा रूपरेखा तैयार होता है वो वास्तव में सही और एक अच्छी रूपरेखा कहलाती है। और इस रूपरेखा के आधार पर ही अगर हम अपना शोध कार्य लिखते हैं तथा या प्रतिवेदन लिखते हैं तो निश्चित ही एक अच्छा शोध कार्य प्राप्त होगा।